Hello everyone, my name is Lokesh Maheshwari and again we are coming up with the second video of spoken English. My dear friends, in the first video we discussed what all things we require for learning spoken English, and we reached to the conclusion that we require grammar, we require vocabulary, fluency and confidence. So these are the four things we require. Now moving further, then comes, we have divided grammar in two parts. One is basic grammar and second is advanced grammar. बेसिक ग्रामर मतलब होता है सिंपल ग्रामर, आसान ग्रामर, जो जिसमें बेसिक चीजें आती है, और एडवांस ग्रामर मतलब होता है डिफिकल्ट ग्रामर, टफ ग्रामर, उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन यहां पे हम शुरुआत करते हैं आपके बेसिक ग्रामर से. नो बेसिक ग्रामर, let us take a simple sentence to understand. In order to understand this basic grammar, let us take a simple sentence. Suppose if I say कि मैं अगर आपके सामने यहां लिखूं कि हम बेसिक ग्रामर सीख रहे हैं. Now this is the simple sentence I have written. So what will be the translation? Right, you are right. So the translation is we are learning basic grammar. This is the translation. Now let us understand this structure. हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. What is this we in terms of grammar? ये we क्या है? Right? So this is your okay subject, fine. What is this R? ये R क्या है आपका? Helping verb. Wonderful. What is this learning? ये learning क्या है? Learning मतलब सीखना. So this is your main verb. And what is this basic grammar? This basic grammar is your object. Object मतलब होता है कर्म. So what is the structure? Subject, helping verb, main verb and object. So this is the structure of this sentence. My dear friend, subject मतलब होता है कर्ता. कर्ता मतलब होता है काम करने वाला, जिसको हम doer भी बोलते हैं. Right? Helping verb, verb मतलब होता है क्रिया. क्रिया मतलब होता है काम, जो किसी भी काम को करने में हेल्प करता है उसको helping verb बोलते हैं. मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया. मेन एक्शन क्या हो रहा है? लाइक आप अगर अभी भी बैठे हुए हो ना, आप अपने घर में आप बैठे बैठे भी 50 से ज्यादा काम कर रहे हो, तो दैट इज योर मेन वर्ब. आप लिख रहे हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो, बैठे हो, सांस ले रहे हो, कुछ भी जो भी करना, कोई भी एक्शन, कोई भी जेस्चर या पोस्चर जो होता है वो आपका मेन वर्ब होता है. ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म. कर्म मतलब जिस चीज के ऊपर काम किया जाता है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. माय डियर फ्रेंड्स, द इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ आई टॉक अबाउट हिंदी स्ट्रक्चर, अगर मैं हिंदी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये हम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, बेसिक ग्रामर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, सीखना क्या हो गया आपका मेन वर्ब, एंड रहे हैं क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब. नाउ टेल मी, आर दीज टू स्ट्रक्चर सेम? क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट? नो, these two structures are not same. Now see, the sentence is similar. ये हिंदी में और ये इंग्लिश में, और कोई फर्क नहीं है. But the structure of Hindi sentence is different from English sentence. हिंदी का स्ट्रक्चर अलग है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग है. तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी हम ऐसे वर्ड से वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं बॉस. और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं हम. यही सबसे बड़ी गलती करते हैं जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं. हम क्या करते हैं, पहले सेंटेंस को हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको ऐसे वर्ड से वर्ड का ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं, विच इज ऑलवेज रॉन्ग. जो हमेशा क्या बनेगा, गलत बनेगा. वी बेसिक ग्रामर लर्निंग आर, इज इट इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस. ये गलत सेंटेंस है आपका. क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन. ये जो सेंटेंस है ये इंग्लिश के स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं है. तो सबसे पहली लर्निंग यही है हमारी कि हमें जो है हिंदी का स्ट्रक्चर और इंग्लिश के स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग होते हैं, तो ऐसे कभी भी वर्ड से वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं करना है. राइट? ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करें कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट जो था, अगर हम उस पर बात करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स होता है डूअर. डूअर मीन्स होता है काम करने वाला. अब हमारा सेंटेंस है कि हम बेसिक ग्रामर सीख रहे हैं. दिस इज द, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं. हम मतलब क्या हो गया? वी. तो दैट इज योर सब्जेक्ट. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि डूअर और कर्ता जो होते हैं ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं. अब सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं? क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? काम करने वाले कौन कौन लोग हैं? मैं काम करने वाला हूं, आप काम करने वाले हो, हम सब लोग काम करने वाले, वह काम करने वाला है, वह काम करने वाली है, ये काम करने वाला है, और किसी का भी अगर हम नाम लेके बोलते हैं तो ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट एंड नेम, यानी कि कोई भी नाउन. राइट? सो दीज आर योर सब्जेक्ट्स. ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं. अब इसका अगर मैं मतलब समझाऊं तो ये होता है कि आई का मतलब क्या हो गया आपका, दैट इज मे. वी का मतलब हो गया आपका हम. दे का मतलब हो गया वे. यू का मतलब हो गया तुम. ही मतलब हो गया वह, लेकिन ये लड़के के लिए होता है. शी मतलब भी होता है वह, ये लड़की के लिए होता है. इट, इट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूं इट इज अ मार्कर या इट इज अ पेन, इट इज अ बोर्ड, इट इज अ क्लास.
सो ये सब क्या है, ये पेन है, ये बोर्ड है, ये क्लास है, तो ये सब चीजें यह, लेकिन ये सब जो चीजें हैं ये सब चीजें नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग। मैं अगर बोलूंगा यह राम है तो इट इज राम ऐसे नहीं बोल सकता हूं मैं, राइट। तो इट किसके लिए यूज होता है, हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट को यूज करते हैं। और नेम तो कुछ भी हो सकता है, राम श्याम सीता की तरह, नेम कैन बी एनीथिंग। सो दीज आर योर सब्जेक्ट्स, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। अब मजेदार बात यह है कि ये सब्जेक्ट भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। कौन सी दो कैटेगरीज होती है, वन इज सिंगुलर एंड वन इज प्लूरल। अब यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर कि सिंगुलर की अगर आप बात कर रहे हो तो ही, शी, इट और नेम। ही मतलब एक लड़का, शी मतलब एक लड़की, इट का मतलब जैसे मैंने बोला एक पेन, तो ये एक ही पेन है। और नाम, अगर मैं किसी का भी नाम लूं लोकेश, तो अगर मैं लोकेश बोल रहा हूं तो लोकेश मैं ही हूं। तो ये आपके हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट। तो दीज आर योर सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। नाउ अब आई, वी, दे, यू, ये जो होते हैं ये होते हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब आपको आएगा कि सर आई मैं तो अकेला ही हूं, फिर मैं प्लूरल कैसे हुआ। और यू, आप भी तो अकेले हो। बट दिस इज अ रूल इन इंग्लिश ग्रामर, यू हैव टू रिमेंबर इट एज इट इज। मतलब ये एक नियम है, आपको ऐसे कैसे याद रखना है कि आई, वी, दे, यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और ही, शी, इट, नेम आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, राइट। आगे बढ़े। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम जाते हैं सब्जेक्ट्स में, तो ये होता है कि आई जो है वो चेंज हो जाता है मी में, वी चेंज हो जाता है अस में, दे चेंज हो जाता है देम में, यू चेंज नहीं होता है, ही चेंज हो जाता है हिम में, शी चेंज हो जाता है हर में, इट चेंज नहीं होता है, नेम चेंज नहीं होता है। ये समझ में आता है आपको, नहीं आता? ओके। अब ये आपका क्वेश्चन आएगा सर आई मी होता है, लेकिन ये कब बनता है? कब बनता है? जब आपने अगर एक्टिव पैसिव का नाम सुना हो, एक्टिव सेंटेंस एंड पैसिव सेंटेंस। जब हम एक्टिव पैसिव की बात करते हैं तो वहां पे जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है तो यहाँ पे आई मी में बन जाता है। एग्जांपल बताता हूं, सपोज अगर मैं बोलूंगा आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ये मेरा सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये मेरा एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। अब इसको अगर मैं पैसिव बनाता हूं तो दिस विल बिकम कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था यहां पे, ये क्या बन गया, यहां पे सब्जेक्ट बन गया, और ये जो यहां पे सब्जेक्ट था दिस बिकेम योर ऑब्जेक्ट, ये आपका यहां पे ऑब्जेक्ट बन गया। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो दिस आई चेंजेस इनटू मी, वी चेंजेस इनटू अस, दे चेंजेस इनटू देम, यू चेंज नहीं होता, ही चेंजेस इनटू हिम, शी चेंजेस इनटू हर, इट चेंज नहीं होता है, नाम चेंज नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ओके, मूविंग फर्दर वी हैव, अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। सो दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड पार्ट है स्ट्रक्चर में जो दूसरी चीज आती है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, क्रिया मतलब होता है काम, जो किसी भी काम को करने में हेल्प करता है, सहायता करता है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, राइट। सो वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया को हेल्प करने वाला हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश ग्रामर में। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये हमें सेंस ऑफ टाइमिंग बताता है, समय का बोध कराता है। सेंस ऑफ टाइमिंग का मतलब क्या हुआ? सेंस ऑफ टाइमिंग का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस जो है वो आपका पास्ट का है, सेंटेंस आपके प्रेजेंट का है, या सेंटेंस आपके फ्यूचर का है। ये हमें सेंस ऑफ टाइमिंग बताता है। सेंस ऑफ टाइमिंग कैसे बताएगा ये बताइए? हाउ इट विल शो अस सेंस ऑफ टाइमिंग? सपोज ये हमारे पास सेंटेंस है वी आर लर्निंग बेसिक ग्रामर, तो इसका मतलब है हम बेसिक ग्रामर सीख रहे हैं। तो ये कौन सा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट, वेरी गुड, ये प्रेजेंट के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें कैसे पता लग रहा है? हमें इस आर से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सपोज इफ आई रिमूव दिस आर, मैं इस आर को यहां से हटा दूं और यहां पे मैं लिख दूं वर, अब मेरा सेंटेंस क्या हो गया? वी वर लर्निंग बेसिक ग्रामर। अब इसका मतलब हो गया हम बेसिक ग्रामर सीख रहे थे। सेंटेंस किसमें चला गया? पास्ट में चला गया, राइट। मैं अगेन इस वर को वापस से हटा देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं विल बी। अब मेरा सेंटेंस क्या बन गया? वी विल बी लर्निंग बेसिक ग्रामर, वी विल बी लर्निंग, हम बेसिक ग्रामर सीख रहे होंगे। अभी सेंटेंस किस में चला गया? फ्यूचर में चला गया। अब देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहा हूं और पूरे सेंटेंस का टाइम चेंज हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब्स हमें क्या बताता है दोस्तों? सेंस ऑफ टाइमिंग बताता है। सेंस ऑफ टाइमिंग मतलब सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये हमें सेंस ऑफ टाइमिंग बताता है, राइट। सो लेट अस सी व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास्ट। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हमारे होते हैं was, were, did और had. These are the helping verbs of past, and these are the helping verbs of present: is, am, are, do, does, has and have. These are the helping verbs of present.
एंड इफ आई टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर तो देयर इज विल बी एंड शैल बी। दोस्तों ये वो वर्ड्स है जिनको आप किसी भी सेंटेंस में देखोगे तो इमीडिएटली आप पहचान लोगे, अच्छा यहाँ पे डिड आ गया ये पास्ट का सेंटेंस है, अच्छा यहाँ डज आ गया ये प्रेजेंट का है, यहाँ विल आ गया या शैल आ गया ये फ्यूचर का है, यहाँ पे हैव आ गया ये प्रेजेंट का है, हैड आ गया पास्ट का है। तो ये हमें क्या बताते हैं, आपका सेंस ऑफ टाइमिंग बताते हैं दोस्तों। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट वी हैव इज योर मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या हो गया, आपके मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मतलब क्या हो गया, मुख्य क्रिया। दोस्तों मेन वर्ब जो होता है, दिस मेन वर्ब इसका मतलब जो होता है ना, वो होता है कोई भी क्रिया, कोई भी काम, यानी कि कोई भी एक्शन। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अभी आप बैठे बैठे भी 50 काम कर रहे हो, आप 50 से भी ज्यादा काम कर रहे हो, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है आप क्यों कर रहे हो। यानी कि आंखें झपकाना भी काम होता है, मुस्कुराना भी काम होता है, कुछ भी आप हल्का सा ये उंगली हिलाना भी काम होता है, सिर हिलाना भी काम होता है, कुछ भी करना, एनी एक्शन, एनी जेस्चर, सांस लेना, बैठना, खड़ा होना, लेटना, कुछ भी करना, एनी एक्शन इज व्हाट वी कॉल योर मेन वर्ब। तो एक्शन मतलब होता है मेन वर्ब। सो नाउ दिस मेन वर्ब हैज 4 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। So there are 4 forms of main verb. Now if I talk about the first form, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके यहाँ पे लिखे हुए। दिस इज एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3। आप समझिएगा यहाँ पे गो, सिंपल सा एग्जांपल है। गो का मतलब सबको मालूम है हमें, गो का मतलब होता है जाना। इसका सेकंड फॉर्म हो गया वेंट। वेंट मतलब क्या होता है, गया। देन थर्ड फॉर्म इज गॉन। गॉन मतलब होता है जा चुका। एंड गोइंग, सॉरी दिस इज गोइंग, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज गोइंग। ओके, सो दिस गोइंग मीन्स जा रहा, जा चुका तो ये गॉन हो गया आपका, एंड गोइंग मीन्स जा रहा। नेक्स्ट वी हैव इज टेक। टेक मतलब होता है लेना। सेकंड फॉर्म इज टुक। टुक मतलब लिया। देन थर्ड इज टेकन। टेकन मतलब ले चुका। एंड देन टेकिंग। टेकिंग मतलब ले रहा। ध्यान रखना इसका, ले रहा, जा रहा, यही है सिर्फ वर्ड। फिर गिव मतलब देना। गेव दिया, गिवन दे चुका, गिविंग दे रहा, ठीक है ना, सिर्फ दे रहा। तो जा रहा, ले रहा, दे रहा, बस यही है, आगे पीछे और कुछ भी नहीं है। अब आपको इन 3 एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है? व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दीस 3 एग्जांपल्स? क्या समझ पा रहे हो आप इन 3 एग्जांपल से? राइट, ये भी हमें टाइमिंग ही बता रहे हैं दोस्तों। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे कि जाना, लेना, देना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सोना, नहाना, धोना, खेलना, कूदना, ये सब काम जो हो रहा है, ये सब काम किस में हो रहा है? यानी कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस फर्स्ट फॉर्म रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट टाइम। ये कौन से टाइम को रिप्रेजेंट करती है? प्रेजेंट के टाइम को। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपके फर्स्ट फॉर्म आता है तो यानी कि वहां पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल सपोज अगर मैं वही एग्जांपल लिखो कि आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। अब आई प्ले सब्जेक्ट हो गया आई, तो प्ले क्या हो गया आपका? मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, राइट। सिमिलरली अब सेकेंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो गया, लिया, दिया। तो गया, लिया, दिया, बैठा, पढ़ा, लिखा, सोया, नहाया, धोया, खेला, कूदा, ये सब काम कर लिया ना, एक्शन फिनिश हो गया। तो ये जो सेकंड फॉर्म है, ये कौन से टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पास्ट टाइम। यानी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करती है। सपोज इफ आई राइट अ सेंटेंस, सपोज शी वॉच्ड द मूवी। शी वॉच्ड द मूवी। अब इसका मतलब क्या हुआ? शी वॉच्ड द मूवी। अब वॉच का मतलब होता है देखना। वॉच का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? वॉच्ड। तो उसने मूवी देख ली या उसने मूवी देखी, एक्शन फिनिश हो गया ना। तो दिस इज अगेन पास्ट। तो ये सेकंड फॉर्म जो होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है, ये कौन से टाइम को रिप्रेजेंट करती है? पास्ट। तो आपको किसी भी सेंटेंस में अगर सेकंड फॉर्म नजर आती है तो इमीडिएटली आपको समझना है कि ये जो सेंटेंस है हमारा पास्ट का सेंटेंस है, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। थर्ड फॉर्म का मेन वर्ब है कि जा चुका, ले चुका, दे चुका। ये कौन से टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर नहीं भाई, ये भी पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये भी पास्ट। दिस इज व्हाट वी कॉल, जा चुका मतलब जा चुका ना, ले चुका, दे चुका, पढ़ चुका, सो चुका, नहा चुका। तो दिस इज व्हाट इज पास्ट। इसको हम बोल सकते हैं, इसका एक अलग से नाम दे देते हैं हम, पास्ट पार्टिसिपल। ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो इसका हमने अलग से नाम दे दिया, इसको हमने बोल दिया पास्ट पार्टिसिपल। तो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज पास्ट पार्टिसिपल, राइट। नेक्स्ट आईएनजी फॉर्म, जा रहा, ले रहा, दे रहा, पढ़ रहा, सो रहा, खेल रहा। जा रहा है नहीं है, ये सिर्फ जा रहा।
तो नाउ अब ये जो आईएनजी फॉर्म है ये हमें कोई टाइमिंग नहीं बता रही है, ये प्रेजेंट में भी हो सकती है, ये पास्ट में भी हो सकती है, ये फ्यूचर में भी हो सकती है, राइट? क्योंकि ये जा रहा है भी हो सकता है, जा रहा था भी हो सकता है, जा रहा होगा भी हो सकता है, ले रहा है, ले रहा था, ले रहा होगा, दे रहा है, दे रहा था, दे रहा होगा, तो ये कुछ भी हो सकता है. It can be present, it can be past, it can be future also. So now it is not giving us any time, but the only thing which is it is representing is continuous. ये जो हमें बता रहा है, ये बता रहा है continuous. तो whenever we talk about any continuous sentence, whether it is present continuous, past continuous or future continuous, immediately the ing form of main verb should strike in our mind. हमारे दिमाग में फटाफट से क्या आना चाहिए? ing form of main verb. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के टाइम को रिप्रेजेंट करती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेन वर्ब. आई होप इट इज क्लियर, राइट? मूविंग फर्दर वी हैव द लास्ट पार्ट, दैट इज योर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर जो था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट पार्ट आ गया. ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म. कर्म मतलब होता है जिस चीज के ऊपर काम किया जाता है. सपोज हमारा सेंटेंस है वी आर लर्निंग बेसिक ग्रामर, तो यहाँ पे काम किसके ऊपर हो रहा है दोस्तों? बेसिक ग्रामर के ऊपर काम हो रहा है. किसके ऊपर काम हो रहा है? बेसिक ग्रामर. अब इस बेसिक ग्रामर की जगह पे मैं यहाँ पे डांसिंग भी लिख सकता हूँ, वी आर लर्निंग डांसिंग. हम यहाँ पे पियानो भी लिख सकते हैं, वी आर लर्निंग पियानो, वी आर लर्निंग कार, वी आर लर्निंग स्विमिंग, वी आर लर्निंग गिटार, वी आर लर्निंग फ्रेंच. हम कुछ भी सीख सकते हैं, काम तो किसी पे भी हो सकता है ना दोस्तों. तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. योर ऑब्जेक्ट मे बी एनीथिंग, योर ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग. कुछ भी हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. ये हमारा होता है स्ट्रक्चर दोस्तों. एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं हम फटाफट से. फर्स्ट इज योर सब्जेक्ट, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसकी हमने पहले बात करी थी, वो सब्जेक्ट. ये हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर. इसके बारे में फिर हमने बात करी. दिस इज योर सब्जेक्ट. आई, वी, दे, यू ये हमारे सब्जेक्ट हैं, एंड ही, शी, इट, नेम ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, और ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, राइट? देन वी टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट के बाद हमने बात करी आपके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में. हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं हमारे पास्ट के हेल्पिंग वर्ब वाज, वर, डिड, हैड, प्रेजेंट के इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, फ्यूचर के विल, शैल एंड विल बी, शैल बी. सो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब है. देन हमने मेन वर्ब की बात करी. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है, सेकंड फॉर्म पास्ट होती है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म कंटीन्यूअस होती है. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट ऑब्जेक्ट. फिर हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी. आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, राइट?